This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। नीतीश कुमार ने कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इससे पहले नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वो लगातार बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से इस मुलाकात में मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। नीतीश कई बार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस समेत सभी अपोजिशन दलों को एक साथ आने की अपील कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने फरवरी में कहा था कि अगर सभी पार्टियां मिलकर 2024 का चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी। इससे पहले नीतीश कुमार पिछले साल सितंबर में दिल्ली के दौरे पर पहुंचे थे। तब उन्होंने एनसीपी नेता शरद पवार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डी राजा, सीतारमण येचुरी और अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी नेता पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए को लागू किए जाने के मामले में मुरादाबाद इंतजामिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को मुबैना तौर पर धमकी दिए जाने के मामले में सपा नेता यूसुफ मलिक के खिलाफ एनएसए लगा दिया गया था। एनएसए लगाए जाने के मसले को यूसुफ मलिक ने कोर्ट में चुनौती दी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुनवाई हुई तो कोर्ट ने नेता पर लगाए गए कानून को लेकर हैरानी जताई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि सपा नेता पर एनएसए लगाया जाना कानून के गलत इस्तेमाल के बराबर है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सियासी मामलों में एनएसए लागू नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नेता पर लगाए गए एनएसए को इस तबसरे के साथ रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अफसरान की ओर से दिमाग ना लगाने और गैर मुंसिफाना अमल का मामला है। हम काफी हैरान हैं कि प्रॉपर्टी के लिए राजस्व की वसूली के मामलों में एनएसए लगाया जा रहा है। जस्टिस संजय किशन कौल और एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की पीठ ने कहा कि हम कार्यवाही को रद्द करते हैं और उन्हें फौरन इससे मुक्त करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर और दिल्ली के बीच आना जाना और आसान हो जाएगा। ये ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी मदद करेगी। वहीं इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडियन रेलवे नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, हमारा देश का दुर्भाग्य रहा कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत ये थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। हालत यह थी कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। देश में मौजूद हजारों मानव रहित क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था। रेलवे की सुरक्षा, रेलवे की स्वच्छता, रेलवे प्लेटफॉर्म की स्वच्छता, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया था। इन सारी परिस्थितियों में बदलाव 2014 के बाद से आना शुरू हुआ है, जब देश के लोगों ने स्थिर सरकार बनवाई, जब देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनवाई, जब सरकार पर राजनीतिक सौदेबाजी का दबाव हटा, तो रेलवे ने भी चैन की सांस ली
और नई ऊंचाई पाने के लिए दौड़ पड़ी। आज हर भारतवासी भारतीय रेल का कायाकल्प होते देखकर गर्व से भरा हुआ है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हम ईडी, सीबीआई किसी की परवाह नहीं करते। नौकरी को निकाल दिया इन लोगों ने, स्कीम बंद कर दी। कई ऐसी स्कीमें जो उन्होंने बंद कर दी थी, तो उनका जो बैकग्राउंड या इतिहास है वो सबको मालूम है कि ये कभी बंद कर सकते हैं। हम चाहेंगे इस बार जनता को एहसास करवा दें, जिससे कि चाहे कितने रोड शो प्रधानमंत्री मोदी जी के हों, अमित शाह जी के हों, मेरा मानना है इलेक्शन आपका हो रहे हैं ये कर्नाटका के, उसके बाद सबसे पहले ईडी आएगी, यहाँ पर इनकम टैक्स आएगी, सीबीआई आएगी, शुरुआत वहाँ से होगी, उसके बाद में रोड शो होंगे। हम किसी की परवाह नहीं करने वाले हैं। हम तो खाली महंगाई राहत की बात कर रहे हैं और जो हमारी स्कीमें हैं जनहित की, उनको इम्प्लीमेंट करवाना हमारे। एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान में 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उसके बाद से ही पार्टी ने जमीनी सतह पर अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसी जिम्न में जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा हल्के के अकलियत इलाकों में एआईएमआईएम ने लोगों से बातचीत की। खास बात ये रही कि इस दौरान कांग्रेस के कई सीनियर लीडर और कारकुनान भी जनसंपर्क के दौरान मौजूद रहे। एआईएमआईएम के राजस्थान कन्वीनर जमील खान से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने। आइए आपको सुनवाते हैं। 2023 के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव में एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का आह्वान कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज एमआईएम के कार्यकर्ता जनसंपर्क पर निकले हैं। हमारे साथ एमआईएम के कन्वीनर जमील खान साहब मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जमील खान साहब, पार्टी ने आप लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया है, किस तरह से आगामी चुनाव की तैयारियां चल रही है? हमने पहले बताया कि हम 30 से 40 सीटों पर राजस्थान में इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे और उन सभी सीटों पर हम लोगों ने अपनी टीम बना दी है। तो ग्राउंड लेवल पे वर्क, बूथ लेवल पे हम लोगों को छोड़ रहे हैं। सदस्यता अभियान 31 मई 2022 से चल रहा है। काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं और इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में और भी लोग। आज आप आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से रुझान है लोगों का? नहीं, गढ़ तो किसी का भी नहीं। पहले वाले चुनाव में कांग्रेस नहीं थी, इस बार रफीक खान साहब हैं यहाँ एमएलए। तो रुझान पब्लिक जुड़ रही है हमारी पार्टी से, हम हमारे पार्टी से आ रहे हैं लोगों को। तो इंशाल्लाह हम यहाँ भी चुनाव लड़ेंगे और 15 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी 15 तारीख को बैरिस्टर साहब जयपुर आ रहे हैं और हमारी पार्टी मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी। राजस्थान में मुस्लिम्स की क्या कंडीशन है इसको लेकर एक सर्वे करवाया गया। पिछले 6-8 महीनों से ये सर्वे चल रहा था और इसमें मुस्लिम्स की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, हेल्थ वाइज कंडीशंस क्या है, एजुकेशन वाइज कंडीशंस क्या है, सोशली कंडीशंस क्या है, इन सारे बिंदुओं पर ये सर्वे करवाया गया और उसकी रिपोर्ट अब तैयार हो चुकी है। वो रिपोर्ट प्रस्तुत करने, पेश करने बैरिस्टर साहब जयपुर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरे 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, एमआईएम सिर्फ 40 सीटों पर चुनाव से लड़ रही है। आम आदमी पार्टी का सिस्टम वो ज्यादा बेहतर जान सकते हैं हम, क्योंकि अभी नई पार्टी हम काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम भी 200 सीटों पर लड़ाएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जमील खान साहब। जयपुर में बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस लीडर सचिन पायलट के अनशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बेरोजगारों के साथ पेपर लीक के नाम पर अन्याय हुआ। हर दिन 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। किसान कर्ज माफी नहीं होने पर आत्महत्या कर रहा है। इन मुद्दों पर पायलट ने अनशन क्यों नहीं किया? शायद ये आर पार की लड़ाई में है, लेकिन किसके लिए ये आर पार की लड़ाई? खुद के लिए। पहले चुप क्यों थे? खुद के लिए। स्वार्थ, शुरू से लेकर आखिर तक स्वार्थ खुद का। 26 लाख विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ रीट में। उस समय 1 घंटे का अनशन कर लेते इनके कोई नेता। कन्हैयालाल की गर्दन काटी गई और अलगाववादी राजस्थान में बार बार बयान देते हैं, उस समय आधे घंटे का ही कर लेते अनशन। किसानों के साथ धोखा हुआ, मुआवजा बिल्कुल नहीं पहुंचा, बाजरा एमएसपी पे भी नहीं बेचा गया, खरीदा गया।
उस समय कर लेते अनशन। महिलाओं के साथ तो ऐसा अत्याचार हो रहा है राजस्थान के अंदर, उसमें तो कम से कम एक बार आंख शर्म से नीचे करके ही अनशन कर लेते। लेकिन इन पूरे घटनाक्रम में कुछ भी नहीं बोला गया, क्योंकि स्वार्थ की राजनीति हो रही थी। भावतोल चल रहे थे भाई, बातचीत चल रही थी। उस बातचीत के अंदर न जाने पलड़ा किस तरफ हो जाता, उस समय बोलना ठीक नहीं था। अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब आर पार की लड़ाई हो रही है, लेकिन खुद के लिए लड़ाई हो रही है ये। खबर पंजाब से जुड़ी। पंजाब के भटिंडा के सबसे बड़े मिलिट्री स्टेशन पर गोलीबारी हुई और इस वारदात में 4 लोगों की मौत हो गई है। वाकया करीब सुबह 4:35 का है। वारदात के बाद सेना ने पूरे एरिया को सील कर दिया है। पुलिस और सेना ने इस हमले में आतंकी एंगल होने से इनकार कर दिया है। सेना लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। भटिंडा मिलिट्री स्टेशन फायरिंग की वारदात सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने वजीर दिफा को जानकारी दी। पंजाब के भटिंडा पुलिस के मुताबिक मिलिट्री स्टेशन के अंदर गार्ड रूम में ये वारदात हुई। वहीं फायरिंग करने वाले एक मुश्तबह जवान को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब तक की जांच के मुताबिक आर्मी के सरकारी हथियार से ही गोली चली। माह रमजान बहुत ही बाबरकत महीना है। रोजेदार इस महीने अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए इबादतों में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं। वहीं तहजीब टीवी पर नशरियात होने वाली मजहबी प्रोग्रामों को देखने में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट के साबिक रजिस्ट्रार SM खालिद ने तहजीब टीवी के तमाम प्रोग्राम की सताइश की है और चैनल की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अल्लाह ताला ने खुद ही कह दिया है कि रमज़ान का रोज़ा रखने का जो अजर है वो हम खुद देंगे। तो इससे ये तो साबित हो गया कि रमज़ान बहुत ही बाबरकत महीना है। तो इसकी फजीलत तो खुद ही आया हो जाती है इस बात से कि मैंने आपके टीवी के ये तहजीब चैनल के जो प्रोग्राम देखे हैं तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ। रमज़ान के महीने में जो मुफ्ती साहब आते हैं, दीन के बारे में बताते हैं, सवालात उनको उनसे जो किए जाते हैं उसको जवाब देते हैं, मुतमईन तरीक़े से लोग मुतमईन हो जाते हैं, तसल्ली बख्श तरीके से जवाब देते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मेरी जो है दिलचस्पी उसमें बढ़ी और मैं बहुत लगातार बहुत देर तक देखता रहा। और इस बाबरकत महीने के जो तमाम लम्हात हैं उन लम्हात में अगर सिर्फ दीन की और ये दुनिया और ये अपनी आखिरत संवारने की बातें हों, टीवी से भी ब्रॉडकास्ट हों, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ख़ास करके आपका जो तहजीब चैनल है इस मामले में जो है वो बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है। प्लस और आपका टीवी चैनल के तमाम और दूसरे प्रोग्राम जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर आपके हकीम साहब आते हैं, हकीम साहब लोग से जो है उनकी बीमारी लोग बताते हैं अपनी बीमारी के बारे में, वो ऑनलाइन उन्हें दवाई देते हैं और वो शिफा उनको बहुत मिल रहा है। इसका हकीम साहब जो है वो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं ग्रेसफुल पर्सनालिटी हैं। हमको लगता है क्योंकि वो अदबी भी हैं, जज्बाती बात भी हैं, उनके जज्बात बहुत गहरे हैं। और पेशेंट जो उनको फ़ोन करते हैं उनको दवाई के साथ साथ अपनी बातों से भी उन्हें आधा तो ठीक कर देते हैं। इसलिए उनके चेहरे पर जो एक हसीन सी मुस्कुराहट है और दूसरे के दिल को जीतने वाली बातें करते हैं, अच्छे शेर कहते हैं, तो इससे मरीज़ तो आधा ऐसे ही अच्छा हो जाता होगा। प्लस उनकी जो है दस्ते शिफा है जो दवा देते हैं उससे भी ठीक हो जाता है। प्लस उनके साथ जो एक एंकर बैठती हैं लेडीज़ मोहतरमा, बड़ी पुरवकार मोहतरमा है, वो उनका यास्मीन नाम है, तो वो भी बहुत ही चीज़ें वेरी ग्रेसफुल, उनको सवाल लेने का अंदाज़ पेशेंट से, फिर उसका से हकीम साहब के सामने रखने का अंदाज़, फिर उसके बीच बीच में दूसरे रेफरेंस में उनको जो है वो बात करने का अंदाज़, उनके जो पोस्चर जेस्चर हैं, उतार चढ़ाव हैं, बहुत इम्प्रेसिव हैं। और मैं दोनों दुआ करता हूँ कि आप ये दोनों हकीम साहब वो एंकर वो भी खुश रहें, सेहतमंद रहें। और ये प्रोग्राम भी मुझे बहुत इम्प्रेस करता है, मैं बहुत देर तक देखता हूँ। और मेरी सब तमाम दुआएं हैं कि आपका चैनल खूब तरक्की करे और हर तरीके से पॉजिटिवली जो है वो लोगों की एनर्जी। This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.